Hello everyone, this is Safahan. Today we are going to discuss about May-June 2022 variance 22. Um, let's see what's the question on the first page. Choose from the following compounds, answer the questions. Each compound may be used once, more than once, not at all. State which compound is purple in color. तो पर्पल कलर ऑब्वियसली KMNO4 का होता है और KMNO4 पास यहाँ लिस्ट के अंदर अवेलेबल है. ओके ओके इट इज गिवन KMNO4. नेक्स्ट पार्ट रिएक्ट्स विद एक्वस प्रेसिपिटेट जो है सल्फेट आयंस की वजह से मिलेंगे एंड ऑब्वियसली इट इज कन्वर्टिंग इनटू बेरियम सल्फेट. इसका मतलब बेरियम का कोई सॉल्ट होना चाहिए हमारे पास. दिस इज गोइंग टू बी द बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट. ये बेरियम नाइट्रेट सॉल्ट सोडियम सल्फेट सल्फेट में इसकी इक्वेशन बना देते हैं हम आपको. ये होगा बेटा आपके पास बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट. ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में एंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो इसका तो कलरलेस सॉल्यूशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम सल्फेट में जिसके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे BaSO4. The next is reacts with aqueous chlorine to give a brown solution. तो आप क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ब्राउन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो ब्राउन सॉल्यूशन देगा. तो आप लिखें यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, इक्वेशन बता देते हैं. ये है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड, इट इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन. क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन जिसकी वजह से आपको ब्राउन सॉल्यूशन मिलेगा और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में. इज प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की वजह से AgCl बनता है. तो हम यहाँ लिखेंगे AgCl. ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं कंटेन an anion with a charge of -3. तो -3 चार्ज फॉस्फेट पे होता है. फॉस्फेट चेक करो है कहीं, फॉस्फेट नहीं है. -3 चार्ज. ओके, -3 चार्ज मैं बता देता हूँ किन किन आयंस के ऊपर हो सकता है. N3- पे हो सकता है, P3- पे हो सकता है, फॉस्फेट पे हो सकता है. तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा. इट इज गोइंग टू बी सोडियम नाइट्राइड Na3N. इसमें नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है. सोडियम नाइट्राइड Na3N is used for a reducing agent. Reducing agent को टेस्ट करने के लिए we need an oxidizing agent and we have it here. That's the end of question number 1. Move to next question. Table shows some information about elements in group 6. State the electronic configuration of sulfur. Sulfur का atomic number होता है 16. So it has 16 electrons. First shell में 2 होंगे, second shell में 8 और third shell में 6. तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 8, 6. Okay. Next is predict the density of polonium. वो आपसे प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना. तो प्रिडिक्शन क्या होगी आप देखिए. डेंसिटी कम थी, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा.
तो कोई भी एक वैल्यू सजेस्ट कर सकते हैं हम प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आप प्रिडिक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 6.3 है तो 6.9 कर दीजिए, ठीक है। 6.9, बल्कि रेंज दे दीजिए 6.9 से लेकर ये 8.0 तक हो सकती है मेरे लिहाज से, ठीक है। तो अब यहाँ दे दीजिए 6.9 टू 8.0, ओके। Next is sulfur has a boiling point of 44-45 degrees Celsius. Predict the physical state of sulfur at 200 degrees Celsius. अगर बॉयल होगा तो इसका मतलब ये गैस होगा at this temperature. Okay. तो ऑब्वियसली इस स्टेट के ऊपर ये क्या होगा, लिक्विड। ओके, तो फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट जो है 200 डिग्री सेल्सियस से कम है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है। इस टेम्परेचर रेंज के अंदर वो लिक्विड होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट is greater than 200 degrees Celsius, while melting point is lower than 200 degrees Celsius. I hope it makes sense to you. देखो, बॉयल हो रहा है इस टेम्परेचर पे, राइट, सही। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे तो ये गैस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले वाले टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, लिक्विड, सही। और तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, सॉलिड, बिकॉज ये रूम टेम्परेचर है, ओके। Oxygen exists as diatomic molecule O2. Draw the dot and cross diagram for the molecule of oxygen. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ओके। शो ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। एक और बात आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ओके, जिसमें टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर। ये पहला वाला ऑक्सीजन आ गया, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन आ गया, ओके। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इस, और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन। एक और बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन contains 6 electron in its valence shell, सही है, बिकॉज इट इज बिलोंग टू ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो देखो इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, 2 4 एंड दिस वन इज 6। Explain in terms of structure and bonding why oxygen has a low melting and boiling point. तो बेटा ऑब्वियस रीजन है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल exhibit covalent bonding and has a molecular structure, ठीक है। जहां मैंने सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल की हेडिंग दी हुई है वहां ये सारी रीजंस लिखी हैं।
and has a molecular structure. Giant तो आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट और सैंड होता है, राइट? तो इसका मतलब ये ये जॉइंट तो नहीं होगा, ये तो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा, इसलिए हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखा है. इट हैज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस and less energy to overcome these forces. Less energy is needed to overcome such forces. ठीक है? Okay, now the next part is selenium is a non-metal. Deduce the formula of selenium 4 oxide. Selenium 4 oxide. इसका मतलब 4 is the oxidation state of selenium in this. Oxidation state of selenium है ये. Okay? इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा SeO2. अब हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं. लेट्स सपोज सेलेनियम X है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है. वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम इनटू 2 करूंगा, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है बिकॉज इट हैज नो चार्ज. देन X इक्वल्स टू +4. तो इसका मतलब सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई. सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है. A small sample of selenium 4 oxide is dissolved in water. Okay. 2 drops of universal indicator are added to this aqueous solution. Predict the color of the universal indicator in this solution. Explain your answer. Color explanation. Okay. यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको बताया है कि क्या होते हैं, राइट? तो मसला ये है कि आपके पास ये है SeO2, इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SeO3, राइट? और ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा. क्या चला सेलेनियम पीरियोडिक टेबल में जाके देखते हैं. सेलेनियम 6 का एलिमेंट है, राइट? इसका मतलब नॉन मेटल है, राइट? और नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड होता है. इसका मतलब सेलेनियम का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए वो जब वाटर में डिसॉल्व होगा एसिडिक सॉल्यूशन देगा आपको. तो एसिडिक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या आता है? रेड आ सकता है या येलोइश रेड आ सकता है. इन दोनों में से कोई भी एक कलर लिख लीजिए, ठीक है? एक्सप्लेनेशन क्या होगी? हम लिखेंगे बिकॉज SeO2 is a non-metal oxide, यानी हम इस कह रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड है. When dissolved in water, it gives an acidic solution. इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का एसिडिक सॉल्यूशन का कलर रेड होता है या फिर येलोइश रेड होता है. Calculate the volume in dm cube. 30.2 gram of oxygen at room temperature and pressure. 2 significant figures में आंसर देना है. सबसे पहला काम मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करूंगा. 30.2 को डिवाइड कर दूंगा मैं 32 से, विच इज द MR. तो मेरे पास गाइस मोल्स आ जाएंगे 0.94375 मोल्स. हम सब जानते हैं कि 1 मोल
equals to 24 dn cube at RTP. So अगर हमारे पास 0.9437 मोल्स हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 5 dm क्यूब, 23 dm क्यूब। सही है। Let's move on to the next question. This question we have done in variance 21 of June 2022. All right, it's all right because some of the questions are different, some of the questions are same, so we need to cover everything. Now, this is carboxylic acid. When any acid react with any metal, always and hydrogen gas is given off. Okay, तो ये तो आपका salt हो गया और ये गैस है और ये गैस आपकी hydrogen gas है. Similarly, when carboxylic acid react with carbonates, then always salt, water and carbon dioxide gas is given off. ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है और जो लिक्विड है ये आपके पास वाटर. ओके, when carboxylic acid reacts with ethanol, always esters are formed and water is formed. ये जो लिक्विड डी है ये वाटर है और ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड है ये ऑब्वियसली एस्टर है आपका. ओके, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई बाय नेम. वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई बाय नेम. नेम ए बी सी डी. तो ए जो है वो हाइड्रोजन गैस है. ओके, बी आपके पास है सॉल्ट बी. ओ, तो अब आपको याद होगा मैंने आपको सॉल्ट बनाना सिखाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो वो अब इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होंगे. यहाँ से ये H हट जाएगा और इसकी जगह पे मैग्नीशियम आ जाएगा. तो ये मैग्नीशियम हो गया और इस पूरे को क्या बोलोगे आप, ब्यूटानोइड. तो सॉल्ट का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ब्यूटानोइड. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है, आई रिपीट अगेन, हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा. बल्कि हम जाके दिखा देते हैं. हम ये कह रहे हैं, नोट कीजिएगा जरा. हम कह रहे हैं यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और अब इस हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या रखेंगे, मैग्नीशियम. ये हमारा सॉल्ट है. ओके, ये हमारा सॉल्ट है. तो इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम. होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं करके दिखाता हूँ आपको, आप फिक्र नहीं करें. ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 COOH. इससे मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन. राइट, अब हमारे पास मैग्नीशियम आयन भी है. सो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्नीशियम मेथनोइट में. चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है. ये जगह टेकन टू मैग्नीशियम. ये एक्टिविटी मैंने क्लास में करवाई थी आपको, मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर. मेथनोइक एसिड से एग्जांपल्स लेकर ब्यूटानोइक एसिड या प्रोपानोइक एसिड तक गया था मैं. सही है, वही काम किया मैंने. तो ये मैग्नीशियम, ये एथेनोइक. तो हम नेक्स्ट साइड. बट गाइस ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आप बैठ के इसको जज करें या एनालिसिस करें. मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम इसको कहेंगे और इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को हम ब्यूटानोइड कहते हैं. नाम होगा मैग्नीशियम ब्यूटानोइड. ये शॉर्टकट टेक्निक थी आंसर तक पहुंचने की. ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और डी. डी जो है वो वाटर है आपका. तो कह रहे हैं नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई.
ई जो है वो आपका एस्टर है, और किसके साथ? इथेनॉल के साथ। तो पहले एसिड का पार्ट आता है, चलो मैं समझा देता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। CH3 CH2 CH2 COOH इथेनॉल है, CH3 CH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड से अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट हमेशा OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। बाकी चीजें अटैच हो जाएंगी। पहले एसिड का पार्ट आएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CO, फिर अल्कोहल का आएगा तो ऑक्सीजन CH2 CH3। मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना, मैं ये स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CO, ये एसिड का पार्ट आ गया। अब अल्कोहल का पार्ट O CH2 CH3। मैंने डिस्प्ले स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि आपको बात समझ में आए। अगर आप ये भी बना के देंगे तो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। Butanoic acid is a weak acid. State what's mean by the term weak acid. Weak acid partly dissociate or incomplete ionization. So if you dissociate partly in aqueous medium. Aqueous की शॉर्ट टर्म मैंने यूज किया, प्रॉपर कंप्लीट आंसर दोगे aqueous को, ये पूरा लिखोगे आप, ठीक है। मैंने शॉर्टकट दिया टाइम की वजह से। एक और बात, ये जो एरिया है एस्टर की फॉर्मेशन का, ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपका। आप इधर से जज करते हैं, यार यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से H जाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। इसका मतलब इस कार्बन के साथ CH2 CH3 अटैच हो जाएगा। ये देखो मैंने यही किया। तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एरिया, एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो खुद से लिखें 3-4 मरतबा, आइडिया हो जाएगा आपको किस तरह से लिखते हैं एस्टर्स के स्ट्रक्चर को, विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन। 12 इक्वेशन बना के भी लिख सकते हो, बट टाइम सेव करने की वजह से कह रहा हूँ। टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्टिकल्स। State the nucleon number for bromine. Obviously, nucleon number is the mass number, which is 79. State the number of electrons in bromide ions. So atomic number 35, which means it has 35 electrons. Minus 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गेन करने के बाद, तो हम यहाँ पर 36 लिखेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे, कैल्शियम इज द फुल सिंबल फॉर वन आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, दैट द फुल सिंबल फॉर अदर आइसोटोप ऑफ कैल्शियम। तो आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब मैं दूसरा आइसोटोप लिखूंगा तो उसका एटॉमिक नंबर सेम रखूंगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट क्या होगा? अगर ये 40 है तो इसको 41 कर दीजिए, मास चेंज करके देना है ना हमने, सही है। देन आपके पास है, डिस्क्राइब हाउ कैल्शियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम, सही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कैल्शियम एटम contain 2 electrons in its valence shell. So it loses 2 electron, hence calcium ion is formed. Now the next is, calcium bromide conducts electricity when molten but not when solid. Explain why calcium bromide conducts electricity when molten. Because of the presence of free mobile ions, not when solid, due to the absence of free mobile ions.
ये दोनों बातें लिखवाई हुई हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस of, my goodness, due to the presence of, yeah, it makes sense, free mobile lines, hence molten calcium bromide conducts electricity in solid, no free mobile lines, so can't conduct electricity. Okay, predict the other physical properties of calcium bromide. क्योंकि कैल्शियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सही है। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप कंप्लीट स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ओके। और आयनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं। तो ये मैंने 3 लिख दिए, इन 3 में से कोई 2 लिख दीजिए आप, ओके। नेक्स्ट, ethanol is manufactured by reaction between ethene and steam. The condition used are 300 high pressure and a phosphoric acid catalyst. That's what we have done in the class. The reaction between ethene and steam is reversible. The forward reaction is exothermic. अगर forward reaction exothermic है, इसका मतलब delta H की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। तो forward reaction is exothermic, okay? An equilibrium mixture is formed when reversible reaction happens in a closed system. Predict what happens to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the temperature is decreased and the pressure remains constant. So किसी भी exothermic reaction में अगर आप temperature को decrease करते हैं, according to Lee-Shuttler's principle, equilibrium favors towards right hand side, amount of ethanol would increase, all right? तो prediction क्या होगी? Amount of ethanol increases. Explanation, आप बताएंगे lowering the temperature in exothermic reaction causes a stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards right hand side. Hence, amount of ethanol increase. Predict what happens and the temperature remains constant. Okay, तो pressure हम decrease कर रहे हैं, temperature remains constant है। तो सबसे पहला काम, reactant side पे total number of moles कितने हैं भाई हमारे पास? 2, okay, और product side 1। ये दोनों gaseous state में, राइट? किसी भी मिक्सचर में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, बट हियर वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर
तो अकॉर्डिंग टू ली शेटलर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब वो बैकवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ इथेनॉल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ इथेनॉल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है, तो हम बताएंगे डिक्रीजिंग द प्रेशर causes the stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side because of more number of moles. Okay, describe the manufacture of aqueous ethanol by the fermentation of glucose, include equations, essential conditions needed for this fermentation. तो आपसे वो fermentation की बात कर रहे हैं, तो आपको equation चाहिए, essential conditions चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन तो हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बनते हैं एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही करवाया मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। फ्रॉम दिस क्वेश्चन वी कंक्लूड कि इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन आपको मैंने बताई थी, कुछ 3 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि एन एरोबिक कंडीशन होगी। एन एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि हमने यीस्ट यूज किया था, और आप जानते हैं कि यीस्ट प्रोड्यूसेस एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड जाइमेज, राइट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जानते हैं कि ये जो जाइमेज एंजाइम होता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। सो हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है टिल 40 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर लेके नहीं जाना, अदरवाइज डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। आई बिलीव द पॉइंट कि किस तरह से काम किया हमने। Next is question number 6. A sample of an alloy containing aluminum and copper is added to hot dilute sulfuric acid. Okay. Only the aluminum reacts with dilute sulfuric acid क्योंकि उसकी reactivity ज़्यादा होती है. The products of the reaction are hydrogen and aqueous aluminum sulfate. ठीक है. Construct the ionic equation with the state symbols. The reaction of aluminum with dilute sulfuric. बिल्कुल equation लिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा हमसे ionic equation पूछ रहे हैं, हमसे state symbols भी पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं जो हमने सिखाया आपको। ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं और ये कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे पता चल रहा भाई ये एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है? देखो फॉर्मूला बनाने का तरीका, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+, सल्फेट के ऊपर होता है चार्ज 2-, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2-, ये चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बनेगा Al2SO4 टेकन थ्राइस। तो ये पूरी वर्किंग मैंने दिमाग में की और यहाँ लिख दिया आंसर। समझ आ रही बात?
और यहां से बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब सल्फेट आपके पास कितने हैं? 3, एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें से स्पेक्टेटर आइंस कैंसिल करने हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट्स लेफ्ट नाउ? एल्यूमिनियम हो जाएगा आपके पास एज इट इज, क्योंकि वो सॉलिड है, आयोनाइज नहीं होगा। ये एसिड है, एसिड डोनेट्स हाइड्रोजन आइंस, और कितने हाइड्रोजन आइंस है हमारे पास? 6 हाइड्रोजन आइंस, राइट? 3 × 2 कितना होगा? 6 हाइड्रोजन आइंस। एरो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? एल्यूमिनियम आइंस। कितने एल्यूमिनियम आइंस है? 2 एल्यूमिनियम आइंस, तो ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम आइंस प्लस, फिर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन गैस। ओके, दैट्स माय आयनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। ये हो जाएगा एक्वस, ये भी हो जाएगा एक्वस, और ये हो जाएगा गैस। ओके, डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आइंस। भाई एल्यूमिनियम आइंस को टेस्ट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। ओके, NaOH के साथ with few drops white precipitates are formed। ठीक है, with white precipitates are soluble। एक्वस अमोनिया के साथ क्या होगा? With few white precipitates के white precipitates remains insoluble। Okay, the aqueous aluminum sulfate form is crystallized to make hydrated aluminum sulfate। The relative formula mass of hydrated aluminum sulfate is this। Calculate the value of X in the formula। Okay, हाइड्रेटेड का मास ये है एक्चुअली, तो एनहाइड्रस का कितना होना चाहिए? तो हम सबसे पहले निकालते हैं MR ऑफ एनहाइड्रस Al2SO4 टेक इन 3, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर का मास होता है 32, सिंस वी हैव 3 सल्फर इंटू 3 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 × 3 12 है, तो 12 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा, इसका MR आ जाएगा 342। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकंड स्टेप मैं मास ऑफ वाटर डिटरमिन कर लेता हूँ। कैसे? मुझे हाइड्रेटेड का मास पता है, मुझे एनहाइड्रस का मास पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 666 - 342। सो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 666 - 342 is going to be 324। So 324 gram is the mass of water। मोल्स निकाल लेना, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए मैं मास ऑफ वाटर को डिवाइड कर दूंगा MR ऑफ वाटर से, विच इज 18। तो 324 डिवाइड बाय 18 is going to be, oops,
18। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 18। व्हाट इज मीन बाय द टर्म एलॉय? एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और जाहिर सी बात है जब मिक्सचर ऑफ मेटल्स करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, सही है। तो हम लिखेंगे mixture of metals with another element. All right. Uh, let's move on to the next question. That is question number 7. Carbon dioxide, sulfur dioxide are pollutants from power stations that burns fossil fuels such as coal. State one environmental problem caused by producing carbon dioxide as an atmospheric pollutant. आप जानते हैं कि carbon dioxide greenhouse gas है, so it causes global warming. Okay. State one environmental problem caused by producing sulfur dioxide as an atmospheric pollutant. Sulfur dioxide water में dissolve हो जाता है, acid rain cause करता है, causes acid rain, और जब acid rain cause करता है तो इससे क्या होता है, damages building, damages building भी नहीं लिखे, corrodes building, मैंने corrodes लिखा है, damages corrodes दोनों लिखा है। Okay. Sulfur dioxide produces power stations can be removed from a process called flue gas desulfurization. In flue gas desulfurization, sulfur dioxide reacts with calcium carbonate. Dioxide is possible. Explain using ideas about particles. Calcium carbonate needs to be in a single solid lump. पास पाउडर आएगा के बनने से पार्टिकल्स बेहतर अंदाज से कांटेक्ट में आएंगे, इंक्रीज होगी, ठीक है। as surface area produces more number of reacting molecules can contact more molecules or particles is the same thing. Okay, particle is a general term जिसमें आप atoms, molecules, elements सब बोल सकते हो, तो मैं particle कह देता हूँ. So particles can contact more with each other. This increases the collision frequency. This increases the collision frequency. Okay. Explain using ideas about particles why decreasing the temperature decreases the rate of reaction between calcium carbonate and sulfur dioxide. बेटा टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है. Decreasing temperature decreases काइनेटिक एनर्जी. तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन. ठीक है, जिसके नतीजे में कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. This lowers the collision frequency.
Okay. Thus rate of reaction decreases. ठीक है. Sulfur dioxide reacts with oxygen as shown. Explain why sulfur dioxide is oxidized in this reaction. यहाँ पर ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, तो ये तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है -2. Okay, why? Okay, makes sense. Why sulfur dioxide is oxidized in this reaction? तो आप जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस. सही है. और ये क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट. और तमाम रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज. और कैसे पता चल रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जबकि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. ये सारी चीजें कैलकुलेट करके दी हुई है मैंने आपको. ठीक है. सो आप दो तरह से लिख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, ये पहला आंसर हो गया. और ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur changes from +4 in SO2 to +6 in SO3. ठीक है. Explain using ideas about the bond breaking and bond formation why the reaction is exothermic. So आप जानते हैं कि bond breaking is endothermic. आपको मैंने ये नोट लिखवाया है, एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ. ठीक है ना. एक्सप्लेनेशन जब दे रहे थे सिलेबस में तो हमने आपको ये नोट लिखवाया था कि एक्सो एंडो किस तरह से इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दिया जाता है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक. ऑलराइट, सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर एनर्जी is released then absorbed, hence reaction is exothermic. Explain why the addition of a catalyst increases the rate of reaction, because it lowers the activation energy by providing an alternative pathway. तो हम यहाँ लिखेंगे by providing an alternative pathway lowers the activation energy. Okay. Question number 8. Zinc is a metal. Coating iron with zinc prevents iron from rusting. Explain how a coating of zinc prevents iron from rusting when coating is scratched. आप जानते हैं कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, इसलिए जिंक जो है वो अपने खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ऑक्सीडेशन के थ्रू. ठीक है. सो हम यहाँ लिखेंगे zinc
is more reactive than iron. So zinc is oxidized easily preference to okay. Thus zinc will sacrifice itself instead of iron. Okay. Now the next is zinc has metallic bonding. Describe with the aid of a label diagram. हमसे label diagram कह रहे हैं. The metallic bonding of solid zinc. तो हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ओके ओके होल्ड सही है. और हम यहाँ पर सर्किल लगा देते हैं. ठीक है. ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव आइंस. और इनको एक साथ नहीं लिखना, गैप देना है इनके दरमियान. और इनके दरमियान हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो आपको क्लियरली नजर आए. इधर भी इलेक्ट्रॉन लिखोगे, इनके दरमियान भी, इनके दरमियान भी, इनके दरमियान भी. ठीक है. लेबल करने के लिए कह रहे हैं तो इसको हम लेबल कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. और ये आपके पास हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और फिर वो हमसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब भी करो. तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आयन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो एटम्स होंगे मेटल्स के वो टाइटली पैक्ड होंगे. तो हम यहाँ लिखेंगे positive ions and delocalized electrons have strong electrostatic attraction. मैंने पहले भी समझाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, जिसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction so particles are closely or tightly packed together. Okay. Explain why zinc conducts electricity. Because it has C of delocalized electrons. Because zinc contain C of delocalized electrons. उसके बाद one of the stages in the extraction of zinc involves electrolysis. At cathode, zinc ions are changed into zinc atoms. इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड पे रिडक्शन होती है तो जिंक आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे जिंक में. ये कैथोड पे हो रहा है. ठीक है. बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. At anode, hydroxide ions are changed into oxygen molecule and water molecule. इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं. 4OH minus arrow 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन. ओके. ये भी इक्वेशन हमने क्लास में पढ़ी हुई है और ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस की हुई है.
वो कह रहे हैं राइट आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन एट कैथोड एंड एट एनोड। ओके, तो हम इन इक्वेशंस को लिख देते हैं। ये हो जाएगा जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्स एरो जिंक मेटल। ये हो जाएगा आपके पास 4 हाइड्रोक्साइड आयंस एरो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था क्लास में लेक्चर में कि ये कैसे बनता है। मैंने कहा था या तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो या फिर याद कर लो, तो अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। Next is 2.34 gram of zinc is reacted with 50 cm cube of 2 mole per dm cube hydrochloric acid. Show by calculation that hydrochloric acid is in excess in this reaction. Okay, तो ये seems like a simple answer. सबसे पहले हम moles of zinc कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से मास है मेरे पास 2.34, is 2.34 divided by 65 is going to be 0.036 mole. ठीक है। In the next step, I know the concentration and volume of HCl, so I can find the of that. तो रेशो क्या बनेगा ऑफ HCl? तो अगर आप HCl हो जाएंगे बेटा आपके पास 50 times 2 divided by 1000 is going to be 0.1 mole. Okay, all right. Okay, 0.05, 0.036 times 2 is going to be 0.72. 0.036 0.036 times 2 0.072. ओके, अब इधर देखो जिंक में और HCl में रेशो इज 1:2 का। अभी आपने कितना निकाले हैं 0.036 मोल, तो बताइए मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 0.072 मोल्स, राइट। तो HCl तो अभी भी के अंदर है, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.036 moles of zinc would react with 0.072 moles of HCl. All right, इसका मतलब HCl has to be in excess. So यहाँ लिख देते हैं हम 0.036 moles of zinc would require 0.072 moles of HCl. जाहिर सी बात है moles of HCl for 3 marks. Question number 9. Alkanes are homologous series of saturated hydrocarbons. Draw the structure of 2 different alkanes with the molecular formula C4H10. Show all the atoms and all the bonds in each structure. मतलब displayed formula मांग रहा है मुझसे, ठीक है। This is called displayed structure. Okay. C4H10 हमने क्लास में करवाया है, हमने इस तरह से लिखा था CH3. Wait. हम यहाँ पहले काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। हमने ये किया था, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH3 है। दैट इज योर C4H10 का स्ट्रक्चर। क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं ऑल द बॉन्ड्स ऑल द एटम्स शो करो, इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से लिख देता हूँ।
ठीक ना। अब इसका आइसोमर बनाने या तो याद होना चाहिए या फिर ट्रिक आनी चाहिए, और मैंने दोनों चीजें सिखाई हैं, तो मैं सिखा देता हूँ। मैंने सिखाया ये था कि यार इस CH3 को उठाइए, इस कार्बन पे शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस CH2 पे ले जाइए, तो आपके पास आइसोमर कैसे बनेगा, ये CH3 एज इट इज, ये सी शिफ्ट होकर आया है उसको लिखा हमने, ये CH2 था, जब हाइड्रोजन हासिल कर लेगा तो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं ऑल द एटम्स शो। सो आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू बना ये बता दें। स्टेट यूजिंग द जनरल फॉर्मूला molecular formula of alkane which has only 12 carbon atoms in its molecule. Okay, general formula of alkane is CnH2n plus 2. हमें 12 कार्बन एटम्स दिए हैं, तो ये हो जाएगा C12H2 times 12 plus 2. सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H26. Okay, I hope it makes sense to you. Many alkanes are separated from petroleum, that is crude oil, by fractional distillation. Describe fractional distillation of petroleum crude oil. मैंने इसका डॉक्यूमेंट शेयर किया था और मैंने कहा था कि ये पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, हीट द क्रूड ऑयल। ओके, जब क्रूड ऑयल को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो क्रूड ऑयल के अंदर फ्रेगमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो वेपराइज होंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। as temperature rises, compounds present in crude oil vaporizes. Okay, आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कंपाउंड की सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट। सेपरेशन of compounds can be done on the basis of physical property like boiling point. ठीक में क्या थे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो टॉप ऑफ द फर्नेस, टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकलता है, जिसको हम मीथेन या नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंड्स with high boiling point will collect from the bottom and compounds with lower boiling point will collect from the top. Okay, next is butane reacts with chlorine to give several products. State the conditions needed for this substitution reaction. Okay,
देखो alkane always undergoes substitution reaction according to my lecture, and this needs to be done in the presence of sunlight. तो just write sunlight. अच्छा, whenever you use chlorine तो आप UV लाइट भी लिख सकते हो, और UV लाइट नहीं लिखिएगा, पूरा लिखिएगा अल्ट्रा वायलेट लाइट. ओके. One of these products contain 37.8% carbon, 6.30% hydrogen, and 55.9% chlorine by mass. Calculate the empirical formula and reduce the molecular formula. Okay. So मेरे पास है कार्बन 37.8, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.15. फिर है मेरे पास हाइड्रोजन 6.30, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो ये आ जाएगा 6.30. फिर आपके पास क्लोरीन, सो क्लोरीन हो जाएगा 55.9, इसको हम डिवाइड कर देंगे 33.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 1.57. नाउ 1.57 इज द लीस्ट वैल्यू. इस वैल्यू से हम सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए, राइट. सो ये हो जाएगा 3.15 divided by 1.57 is going to be 2. 6.3 divided by 1.57 is going to be 4, is going to be 1. तो फॉर्मूला क्या बना? C2H4Cl. This is your empirical formula. सही है. अच्छा, अगर empirical formula है तो ये आपका empirical हो गया. This is your empirical formula. और मैंने कहा था कि अगर molecular mass given नहीं होता तो हम molecular formula कैसे निकालते हैं? empirical formula को डबल कर दो तो molecular formula आ जाता है. तो ये हो जाएगा C4H8Cl2. तो यहाँ लिखिए C4H8Cl2. If molecular mass is not given, obviously आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे मॉलिकुलर फॉर्मूले में डबल करके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. नाइट्रिक एसिड is used to make fertilizer. Nitric acid manufactured from ammonia. In the first step, ammonia reacts with oxygen. Balance this equation. Okay. We have 3 hydrogen atom here. Okay. तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 लगाते हैं. ऑक्सीजन 3 हो गया तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ. 6 हो गया ऑक्सीजन तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ. नाइट्रोजन 3 हो गए तो बैलेंस नहीं हो रहा फिर ये, तो यहाँ 3 कर दो. अच्छा, नोट करो हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो ही नहीं सकता, तो 3 से तो नहीं हो रहा. सही है, बैलेंसिंग. इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर. अब हम अप्लाई करेंगे 4. अगर मैंने यहाँ 4 रखा है तो मैं यहाँ पर भी 4 लगाऊंगा नाइट्रोजन की वजह से. हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर? 12, तो मैं यहाँ पर 6 करूंगा. ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो मैं यहाँ पर 3 करूंगा. नहीं, 6 नहीं है. 6 + 4 10, तो मैं यहाँ पर 5 करूंगा. यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन 10, तो यहाँ पर 5 करूंगा. 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10. राइट में इट्स बैलेंस्ड नाउ. आगे चलते हैं. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू मेक द सॉल्युबल सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट. नेम द एल्कली दैट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू मेक पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम कम्स फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो हमसे पूछ रहे हैं नेम, तो मैं नेम लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा. और मैंने आपको सिखाया था, ये ट्रिक सिखाई थी कि अगर कोई भी सॉल्ट हो तो उसका एसिड और एल्कली पहचानोगे कैसे. ये नाइट्रेट है, कम्स फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, कह भी रहा है वो. ठीक है. ये पोटेशियम है, कम्स फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिख रहा हूं मैं उसके लिए बात. ओके. डिस्क्राइब
the experimental procedure used to make colorless aqueous potassium nitrate from the alkali and dilute nitric acid. तो जाहिर सी बात है एसिड और एल्कली जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो टाइट्रेशन होती है और टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर को यूज करते हैं जो कि हमें एंड पॉइंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. ओके तो हम सबसे पहले एक टाइट्रेशन करेंगे बाय यूजिंग एन इंडिकेटर और फिर एक और टाइट्रेशन करेंगे विदाउट यूजिंग एन इंडिकेटर. ओके ओके that's what we have done in the class in detail. So आप यहाँ लिखेंगे aqueous potassium hydroxide and dilute nitric acid react together by using an indicator to give the sharp end point. Okay तो मुझे इस टाइट्रेशन से पता चल गया कि KOH का वॉल्यूम क्या आना चाहिए. लेट्स सपोज 20 cm³ आना चाहिए. तो जब मैं विदाउट इंडिकेटर टाइट्रेशन करूंगा तो मुझे आइडिया होगा पहले से कि 20 cm³ के ऊपर एंड पॉइंट आ जाता है तो मैं एग्जैक्टली 20 cm³ स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करते हुए सॉल्ट बना लूंगा और फिर मैं उस सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कर लूंगा और इस तरह से मेरे पास क्रिस्टल्स अपीयर हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट के. By using an indicator to give the sharp endpoint. Now repeat the same experiment but this time no indicator is used. ठीक है हम क्या करेंगे solution obtained needs to be saturated. ठीक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हम कूल करेंगे cool the solution to get the crystals. Okay वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन पोटेशियम नाइट्रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MR ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट निकालेंगे. पोटेशियम का मास होता है 39, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 टाइम्स 3. तो यहां से मेरे पास 39 प्लस 14 101. Okay that is the first step. Second step AR of nitrogen in potassium nitrate is 14. पोटेशियम नाइट्रेट में सिर्फ एक ही नाइट तो अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा 14 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 into 100 so it's going to be 14 divided by answer into 100 so it's going to be 13.861%. 13.861%. तो इसको यहाँ लिख देते हैं 13.861%. ठीक है. Now the next is fertilizers leach into rivers and cause water pollution and this water pollution is called eutrophication. ठीक है. Name the other pollutants found in river water. रिवर वाटर में मैंने आपको कहा था हैवी मेटलाइंस होते हैं, इसके अलावा डिटर्जेंट्स होते हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स होते हैं. मैंने बहुत बड़ी लिस्ट दी थी आपको और मैंने कहा था कि वो लिस्ट याद होनी चाहिए.
तो आप देखिए वो क्वेश्चन आ रहा है उस लिस्ट के ऊपर। सो माइक्रोब्स होते हैं, मैंने ये भी कहा था आपको, हैवी मेटल आयंस। ओहो, हैवी मेटल आयंस, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। मैंने वाटर पोल्यूशन का पूरा आपको डिटेल बताइए कि क्या क्या चीजें होती हैं। हैवी मेटल आयन इंक्लूड्स कैडमियम, निकल, कॉपर, लेड। सही है। स्टेट 3 processes used in the purification of river water to produce drinking water। रिवर वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहला स्टेप करते हैं सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था, यूज ऑफ चारकोल। क्यों? टू रिमूव ओडर। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसको क्लोरीनेट किया था, क्लोरीनेशन की थी। ऑलराइट, that's the end of the paper. Thank you very much, guys.